हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो होगा बैटरी और सेल के बारे में। लेकिन जो लॉ है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना हुआ है फिजिक्स में, है ना। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस या जो इलेक्ट्रोलाइट्स के में करंट पासिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सबसे पहले फैराडे ने ही दिया था। हमारे यहाँ फैराडे के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है। तो उसके पहले कि मैं इसके न्यूमेरिकल अप्रोच को दिखाऊं, इसके डेरिवेशन अप्रोच को दिखाऊं, आप लोग इसके स्टेटमेंट को देखिए। थोड़ा मैं एनसीईआरटी दिखाता हूं आपको, देखिए। इसका स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution में या हो तो मेल्ट में। मतलब कि जो अमाउंट ऑफ करंट हम पास करते हैं, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स। मैं थोड़ा बड़ा क्लियर शब्दों में इसको बताऊंगा। W यहाँ पे है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड। मैं आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कैथोड या एनोड, उस पे कुछ अमाउंट में सबस्टेंस या मेटल्स डिपॉजिट होते हैं। तो मेटल का डिपोजिशन, मेटल का जो अमाउंट डिपॉजिट होता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं W, ठीक है। अमाउंट ऑफ मेटल्स या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है कि कितना करंट पास किया गया है, अमाउंट ऑफ चार्ज के, अमाउंट ऑफ करंट के, Q, ठीक है। क्यू यहाँ पे जो है वो असल में क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम में हम लोग कितना करंट पास करते हैं। क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आपको पता ही है। तो डब्लू द अमाउंट ऑफ मास डिपोजिटेड या अमाउंट ऑफ मेटल डिपोजिटेड, ठीक है, एट इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सोल्यूशन। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे जेड लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो बताता है एक्चुअली कि हमेशा ही कितना जो चार्ज है, जो उसकी वैलेंसी है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हुआ, उसके वैल्यू को बताता रहता है ये, ठीक है। तो जब W इक्वल टू जेड आई टी हो गया, ठीक, जहाँ पे Q की जगह पे हम लोगों ने आई टी रखा हुआ है, ठीक। ये फर्स्ट लॉ है, हमेशा जो मास डिपॉजिट होगा वो कितना करंट पास कराएंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि ज़्यादा करंट पास करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में मेटल या सबस्टेंस डिपॉजिट होता रहेगा। सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ की तरफ इस स्टेटमेंट में मैं आपको दिखा दूं कि सेकंड लॉ में कहा गया है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी सेम रखा गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस, ठीक है, पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, मैं आपको समझा दूंगा अब स्टेटमेंट, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, और उनको हमने सीरीज़ में जोड़ा हुआ है, सीरीज़ में ऐड किया हुआ है, तो जो करंट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आई की वैल्यू। और ऐसे में जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेट करेगा, जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट करेगा, वो उसी इलेक्ट्रोड के या उसी सबस्टेंस के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सेम सबस्टेंसेस, ठीक है। मतलब कि सबस्टेंस का इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट में सबस्टेंस को डिपॉजिट करेगा। अगर हम करंट को पास करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, मतलब कि W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2 हो जाएगा, जहाँ पे E इक्विवेलेंट वेट है। आपको पता है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी करना पड़ता है। ये जो दोनों लॉ है फैराडे की दोनों लॉ एक्चुअली बेस्ड इस बात पे हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, ठीक है, हमको ये चेक करना होता है कि कितना अमाउंट या कितना मेटल डिपॉजिट होगा। तो उस अमाउंट को निकालने के लिए, उस सबस्टेंस के अमाउंट को पता करने के लिए हम फैराडे के इन दोनों लॉ का यूज करते हैं।
ठीक है, इन दोनों लॉ का यूज करते हैं। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ और बड़ा ही आसान है ये। उसके पहले मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, उसको भी देख लेते हैं। अगर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हम कंबाइन करें, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट लॉ आपको दिख रहा है W प्रोपोर्शनल टू Q है, और सेकंड लॉ क्या है आपका, W प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट है। अगर हम लोग मान लीजिए दोनों को करते हैं कंबाइन, तो W प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको मिलेगा Q मिलेगा और E मिलेगा, है ना। लेकिन सेम टाइम में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर दोनों लॉ को हम मिलाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे हम लोग, जो एक्चुअली दिखाता है कि कितना मोल चार्ज इन प्रोसेस में खर्च होता रहता है, कितना मोल चार्ज, जिसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट एफ यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम लोग लगाते हैं Q/E/F हो जाता है। अब फैराडे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है कि जो चार्ज है वो एक्चुअली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू शायद आपको याद भी होगी, याद है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में बात करना है तो आप कहेंगे कि 1 मोल के लिए तो हमें वहाँ पे मोल की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी, और मोल की वैल्यू आई थिंक आपको याद होगी, याद है सबको, 6.022 10⁻23 एक मोल इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब इसी को आप सब सॉल्व करेंगे तो फैराडे की वैल्यू आएगी 96487 कूलम पर मोल। तो जो फैराडे है, फैराडे एक्चुअली दिखाता है, एक फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक फैराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 96487। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आप 96500 भी यूज करते रहते हैं, जिससे आसानी से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1 फैराडे, दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 मोल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो 1 फैराडे भी एक तरह का यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिटेड होता है वो असल में इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज खर्च किया गया, कितना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हुआ। वो कैसे, चलिए उसको मैं दिखाता हूँ आपको, और थोड़ा केयरफुली इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग मान लीजिए कापर और सिल्वर, या कापर और मैग्नीशियम, या कापर या जिंक, हम किसी ऐसे इलेक्ट्रोडों की बात करें जिसमें कापर के साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है कापर को डिपॉजिट होने के लिए कापर का जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना। कापर का कैटायन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एक कापर का। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँगा 1 मोल कॉपर का आयन, तो मैं यहाँ बोलूँगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो कापर को डिपॉजिट होने के लिए, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का खर्चा लगता है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 फैराडे, जिसका मतलब होता है 2 × 96487 कूलम पर मोल। थोड़ा केयरफुली समझिए इस बात को। 1 मोल कॉपर आयन को डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराडे चार्ज की आवश्यकता होती है, या कूलम के टर्म्स में 2 × 96487 कूलम पर मोल का खर्चा लगता है। इतना चार्ज अगर हम कॉपर आयन को देंगे तो वो क्या करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पर, ठीक है। डिपोजिशन कैथोड पर होता है, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस है ये रिडक्शन प्रोसेस है, और आपको पढ़ाया गया रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, ठीक है। तो एक इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कॉपर का आयन 2 मोल, तो इसको समझ पा रहे हैं आप। सेम टाइम थोड़ा मैं आपको और दिखाता हूँ। मान लीजिए सिल्वर के आयन को डिपोजिशन होना होगा, सिल्वर का आयन डिपॉजिट होगा, तो सिल्वर के आयन का डिपॉजिट होने के लिए 1 फैराडे का चार्ज लगेगा। 1 फैराडे चार्ज का मतलब होता है 96487 कूलम पर मोल,
है ना। 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, 96487 कूलाम पर मोल का खर्चा आएगा, या उतना चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब अगर आपके पास कॉपर का एटॉमिक मास है तो आप सीधे बता सकते हैं कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ यहाँ पर, क्योंकि उसका एटॉमिक मास ही है यहाँ पे 1 मोल मास या मोलर मास, यहाँ पे सिल्वर का 1 मोल मास या मोलर मास। तो 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए 1 फैराडे, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराडे। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ एल्यूमिनियम के 1 मोल को अगर डिपॉजिट होना होगा तो 3 फैराडे करंट की आवश्यकता पड़ेगी, चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम बहुत ही आसानी से हम इस लॉ का यूज करके ये पता कर पाएंगे कि कितना मास डिपॉजिट हुआ, कितना मास, क्योंकि चार्ज हम आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उसको रिड्यूस करने के लिए। जब मेटल रिड्यूस होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही उसके फैराडे को बताएगा, और फैराडे का मतलब ही है चार्ज की वैल्यू, क्योंकि जो ही फैराडे आएगा आप आसानी से उसको कूलाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने फार्मूला निकाला आपका W = QE/F, थोड़ा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं कहूँगा कि W/E = Q/F, ये फार्मूला निकलेगा। जहाँ पे आप सब पहचान पा रहे होंगे, Q अमाउंट ऑफ करंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज है जो पासिंग हुआ है, W वेट है, ठीक है, जो डिपॉजिट हो रहा है, जो लिबरेट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, एक्चुअली वो कैथोड होता है, E यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, और यह फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो ये बड़ा आसानी से आप कह सकते हैं कि इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं कहूँगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबस्टेंस इक्वल टू 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंस को डिपॉजिट होने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो। ठीक है। इस तरीके से हम सबसे पहले करंट की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करके हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है। आप फैराडे की वैल्यू नहीं भूलेंगे, उसकी वैल्यू 96487 या अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलाम पर मोल होती है। सीधा सीधा उसका मतलब होता है कि जब भी कोई कैटायन है, ठीक है, वो लिबरेट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, रिड्यूस होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वही इलेक्ट्रॉन मोल के टर्म्स में फैराडे की सीधे सीधे वैल्यू होती है। ठीक है। मैं इस पर छोटा सा क्वेश्चन आपको लगा के दिखाऊंगा तो आपको मैं समझा पाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से ले लेता हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम सबसे पहले गिवन नोट करेंगे। गिवन के हिसाब में कॉपर सल्फेट का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। टाइम की वैल्यू जो है वो 10 मिनट दी गई है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फटाक से 10 × 60 करके सेकंड में हो जाएगा। आई की जो वैल्यू है वो है 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मतलब कि डब्ल्यू की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है। आपको पता है डिपोजिशन कहाँ पे होगा, कैथोड पे, क्योंकि कॉपर मेटल है। तो आप सिंप्लीफाई थोड़ा करिए। हम सबसे पहले पता करेंगे कि इस टाइम में इस करंट के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो हुआ। आपको पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू होती है I × T। हम सबसे पहले पता करेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो के लिए हमारे पास I है 1.5, हमारे पास टाइम है 600। इसको सॉल्व करेंगे तो 900 कूलाम आएगा। ठीक है। इसका मतलब कि 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर का करंट पास करने से 900 कूलाम का चार्ज फ्लो होता रहा। ठीक है। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 900 कूलाम। अब आप ध्यान रखिए कि अगर कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिपॉजिट होना होगा तो कॉपर क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे होता है, या इसका मतलब 2 ×
6.487 भी होता है, ठीक है, कूलाम पर मोल में। कॉपर का मास होता है 63 ग्राम। थोड़ा समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए इतने चार्ज की आवश्यकता लगती है। 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए इतने चार्ज की आवश्यकता लगती है। तो अगर हमारे पास 900 कूलाम चार्ज है तो कितने मास की आवश्यकता लगेगी? मतलब इतने चार्ज से 63 ग्राम, तो 900 कूलाम से कितना ग्राम या कितना वेट कॉपर डिपॉजिट होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे और आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या करना है हमको। इतने कूलाम से 63 ग्राम, तो 900 कूलाम से कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, निकाल पाएंगे आप। बस इतना आसान ये क्वेश्चन होते हैं फैराडे पे, और ये आप बहुत ही टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और लगा के दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, इफ़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पास्ड थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू वायर, ठीक है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो मैं उसके लिए अभी आपको बता रहा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मोल के टर्म्स में ही क्या होता है, फैराडे, ठीक है। और आपको पता है फैराडे क्या है, एक्चुअली वो अमाउंट ऑफ चार्ज है। मतलब जो Q की वैल्यू है वो एक और फार्मूला हमारे सामने निकलता है NF, जहाँ N यहाँ पे नंबर है और यह फैराडे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 2F, N की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इसी तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास I की वैल्यू दी गई है, हमारे पास टाइम की वैल्यू दी गई है, मतलब हमारे पास I और T दोनों हैं, ठीक है। तो हम जब फार्मूला लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि Q इक्वल टू NF भी होता है और Q इक्वल टू IT भी हो सकता है। तो NF और IT को अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो हम आसानी से I की वैल्यू रखेंगे जो कि दिया हुआ है, T की वैल्यू रखेंगे जो कि दिया हुआ है, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं जो कि नंबर ऑफ मोल में निकलेगा, बाद में मोल के नंबर को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मतलब कि N इक्वल टू IT अपान F, F की वैल्यू आपको पता है, N इक्वल टू IT अपान F हो जाएगा, और ये N किस में निकलेगा, नंबर ऑफ मोल में, और एक मोल की वैल्यू होती है आपको ऑलरेडी पता। इस तरीके से आप सॉल्व करके I की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हुआ थ्रू द वायर्स। सो इन द गिवन टाइम, इन एनी गिवन टाइम, when an amount of electricity passed through a wire, we actually calculate the number of electrons flow through the wire also by using the formula Q equal to NF, Q equal to IT, and just compare this formula to calculate the number of electron flow through the wires. Okay, so आप आसानी से amount of charge deposited, amount of mass deposited, amount of electron flow भी पता कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और लगा के दिखाता हूं, बड़ा ही आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.12 में सॉल्व कर रहा हूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.12, ठीक है। आप आसानी से उसको देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। अब उसके हिसाब से आप थोड़ा इसको देखते जाइए कि 3.12 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो पहला क्वेश्चन है 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 टू एल्यूमिनियम। अभी मैं आपको पीछे दिखाया हूं कि एल्यूमिनियम प्लस 3 से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे, और चार्ज के टर्म्स में 3 × 9 6487 कूलाम हो जाएगा। मतलब कि एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस होने के लिए 3 × 9 6487 कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरीके से कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए कितना आवश्यकता पड़ेगी, 2 फैराडे की, यहाँ 3 फैराडे की। MnO4 माइनस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहीं से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, MnO4 माइनस टू Mn+2, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है MnO4 माइनस टू Mn+2। ये बड़ा आसानी से आप सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रेडॉक्स, उसमें मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी। बैलेंसिंग के लिए बहुत ही आसानी से
हम MnO4 माइनस को बैलेंस करेंगे। किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, फिलहाल मैं एसिडिक मेथड से बैलेंस कर रहा हूँ। Mn+2, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर का मॉलिक्यूल लगाऊंगा और उसका डबल H+ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। याद आ गया? आप देख पा रहे होंगे ये बैलेंस हो गया है। MnO4 माइनस को मैंने बैलेंस किया 8H+ और इधर मैंने लगा दिया 4H2O। इधर चार्ज कितना है? +2 है। इधर चार्ज कितना है? 8+ और 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7+। 7+ को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 8+ +2 और इधर भी +2 है। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 5 फैराडे। 5 फैराडे, और आप आसानी से कहेंगे कि 5 × 9 6487 कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी। अब दूसरी बात, मान लीजिए इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो उसके अलावा एक तरीका और भी है। आप पता करिए MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? एक्स करेंगे प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है, -1 हो जाएगा और x की वैल्यू करेंगे तो +7 आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैग्नीज है उस पर +7 है और इस कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज +2 में, तो ऐसे में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तब भी इसकी वैल्यू 5 फैराडे आएगी। कहने का मतलब या तो आप उसको बैलेंस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, जब तक ये बैलेंस नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसका फैराडे है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे कि रिड्यूस होने के लिए कितना चाहिए, फिर फैराडे निकाल सकते हैं और आप अमाउंट ऑफ चार्ज बता कर सकते हैं। इस तरीके से आप 3.12 का जो क्वेश्चन है मैंने लगाया। अब आप 3.12 लगाएंगे, 3.14 लगाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन 3.13 और 3.14 लगा करके आप मुझे सेंड करेंगे। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।